दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान और ये हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 14 जिसका नाम है आपका जैविक प्रक्रिया, प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन। ये 3 भागों में इसको बांट के पढ़ना है हमको। प्रजनन क्या है, वृद्धि क्या है, परिवर्धन क्या है ना, तो इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जैविक प्रक्रिया क्या होता है, जैविक प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग किसको देखते हैं, जैविक प्रक्रिया क्या है इसको पहले देखते हैं भाई। ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे जैविक प्रक्रिया। यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं जैविक प्रक्रिया क्या होता है। तो जीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया जैसे उत्सर्जन, पोषण, वृद्धि, प्रजनन, ये सब क्या कहलाता है, हमारा जैविक प्रक्रिया कहलाता है। एक साथ इसको हम क्या बोलते हैं, जैविक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो जीवों में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रिया बोल सकते हैं इसको आप, है ना। जैव रासायनिक प्रक्रिया, जीवों में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रिया या प्रक्रिया बोल सकते हैं, अभिक्रिया बोल सकते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रिया जैसे वृद्धि, पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन आदि को जैविक क्रिया कहते हैं, जैविक क्रिया कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम जैविक क्रिया को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जैविक क्रिया क्या होती है। तो जीवों में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया जैसे वृद्धि, पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन आदि को हम क्या कहते हैं, जैविक क्रिया कहते हैं या जैविक क्रिया कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप जैविक क्रिया को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि जैविक क्रिया किसे कहते हैं तो बोल सकते हैं भी कि जैविक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होता है जो जीवों में होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रिया जैसे वृद्धि, पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन आदि को हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक क्रिया के नाम से जानते हैं या उसे जैविक क्रिया कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम जैविक क्रिया को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप अपने भाषा में भी क्या कर सकते हैं, भी लिख सकते हैं कि जीवों में होने वाला विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक क्रिया अर्थात वृद्धि, पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन, इस सबको हम एक साथ क्या कहते हैं, जैविक क्रिया कहते हैं, जैविक क्रिया कहा जाता है। अब इसमें हमको प्रजनन अगर देखना है तो प्रजनन क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रजनन की अगर हम बात करें तो प्रजनन क्या होता है भाई, तो प्रजनन मतलब होता है हर जीवों में एक ऐसा गुण होता है कि वो अपने समान जीवों की क्या कर सके, उत्पत्ति कर सके और अपने जो वंशज है उसको बनाए रखे। यही आपका क्या कहलाता है, आपका प्रजनन कहलाता है। मतलब किसी जीव द्वारा अपने समान जीव की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, आपका प्रजनन कहलाता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य हाथी को जन्म दे रहा है, हाथी मनुष्य को जन्म दे रहा है, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, हर जीव अपने समान क्या करता है, जीव की उत्पत्ति करने की क्षमता रखता है और वही क्षमता उसका क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है या प्रजनन कहलाता है। तो जीवों द्वारा, है ना, जीवों द्वारा अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रजनन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप प्रजनन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। प्रजनन क्या होता है भाई, तो जीवों के द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता होता है वही आपका क्या कहलाता है, आपका प्रजनन कहलाता है। इसको आप लंबा भी लिख सकते हैं कि जीव जंतुओं में यह क्षमता पाई जाती है कि वो अपने वंशज को बनाए रखने के लिए अपने समान जीवों की क्या करती है, उत्पत्ति करती है और उनकी यह क्षमता ही क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। तो इस तरीक़ा से प्रजनन को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। मान लो छोटे क्वेश्चन के रूप में इसको पूछी जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि प्रजनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीवों द्वारा अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। या डायरेक्ट लिख सकते हैं जीवों द्वारा अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वही आपके क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। जैसे मनुष्य जैसे जीव को क्या करती है, उत्पन्न करती है। हाथी जो है हाथी जैसे जीव को उत्पन्न करती है। तो उनकी यह क्षमता क्या कहलाती है, आपकी
प्रजनन कहलाती है। तो प्रजनन को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। वृद्धि की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो वृद्धि की देखें अगर हम यहाँ पर टॉपिक में, तो वृद्धि क्या होती है भाई, तो वृद्धि मतलब होती है समय के साथ जीवों के शरीर में होने वाला जो परिवर्तन होती है वही क्या कहलाती है, आपकी जीवों में वृद्धि कहलाती है। अब सब जगह या हर अंग का वृद्धि एक समान नहीं होती है भाई, किसी अंग का या किसी पर्टिकुलर अंग का जो वृद्धि है वो अन्य अंगों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो सभी पूरे शरीर का वृद्धि एक समान नहीं होती है ना, किन्हीं चीज़ में ज़्यादा किन्हीं चीज़ में कम होती हैं। तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं कि जीवों के शरीर में होने वाला, समय के साथ जीवों के शरीर में होने वाला परिवर्तन बोल सकते हैं। समय के साथ जीवों के शरीर में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है आपका, वृद्धि कहलाता है। ठीक है, परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, वृद्धि कहते हैं। जैसे जब बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है, तो उस समय उनके हाथ पैर है ना और बाकी अंग है वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे जैसे समय क्या होते जाते हैं, परिवर्तित होते जाते हैं, उनके साथ उनके जो अंग हैं उनमें भी क्या होता है, परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। और यही परिवर्तन जीवों में क्या कहलाता है, आपका वृद्धि कहलाता है या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, प्रजनन को समझा सकते हैं, वृद्धि को समझा सकते हैं। इसमें एक परिवर्धन दिया गया है हमारा, परिवर्धन क्या होता है, परिवर्धन किसे कहते हैं, ये आपको क्या किया गया है, दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, परिवर्धन, आपके टॉपिक में परिवर्धन दिया गया है। परिवर्धन क्या होता है भाई, तो यदि वृद्धि एक निश्चित अनुपात में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं। यदि वृद्धि है ना, यदि जीवों में वृद्धि एक निश्चित अनुपात में होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है, निश्चित अनुपात में होता है तो इसे परिवर्धन कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आपका जो टॉपिक है यहाँ पर जैविक प्रक्रिया क्या है, प्रजनन क्या है, वृद्धि क्या है और परिवर्धन क्या है, आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जैविक प्रक्रिया किसे कहते हैं भी, तो जैविक प्रक्रिया जीवों में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया है, अर्थात वृद्धि, पोषण, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन को एक साथ हम क्या कहते हैं, जैविक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रजनन क्या होता है, तो किसी भी जीव के द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। समय के साथ जीवों के शरीर में होने वाला परिवर्तन आपका वृद्धि कहलाता है। और अगर यह वृद्धि एक निश्चित अनुपात में हो तो उसे हम परिवर्धन कहते हैं। तो कुछ टॉपिक है यहाँ पर जो आपके टाइटल में दिया था वो इस प्रकार से क्या होता है, आपका समाप्त होता है भाई। तो इसको आपको क्या करना है, जानना है। अब हम चलते हैं आपके बुक की ओर, क्या है कैसा है। तो उसमें आपको बहुत सारा जो नॉलेज है वो इससे पहले वाला जो क्लास है, क्लास 9वीं, जिसमें आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको हमको इसमें जानना है। जैसे आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से बना होता है, वो आपको पता है। ठीक है, प्रत्येक है ना जीव शरीर किससे बना होता है भाई, कोशिकाओं का बना होता है, कोशिका से बना होता है, बोल सकते हैं कोशिका से बना होता है। ये आप जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव शरीर, जो जीव है उनका शरीर क्या होता है, हमारा कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है या कोशिका से बना होता है। कोई एक कोश की होते हैं, कोई बहुकोश की होते हैं, ये आप जानते हैं, है ना। जैसे हम लोग की बात करें, मनुष्य की बात करें तो हम लोग कैसे होते हैं, बहुकोश की होते हैं। अमीबा की बात करें, एक कोश की होता है। तो हर जीव जो है किससे बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि जो भी नया कोशिका बनता है वो पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनता है ना। नए कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से बनता है। तो नए यहाँ पर लिख सकते हैं, कोशिका का निर्माण है ना, पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले जो पुराना वाला है, पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनता है, कोशिका
के विभाजन से होता है, विभाजन से होता है, से होता है। तो इस तरीक़ा से ये भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये सब 9वीं क्लास में आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव शरीर कोशिका से बना होता है, हम जानते हैं। नए कोशिका का जो निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, मतलब जो पुराने कोशिका है उन्हीं कोशिका के विभाजन होने से नए कोशिका का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। उसके अलावा और भी आप पढ़े हैं कि एक बोल सकते हैं एक अनिषेचित जो क्या होता है, जो अंडा होता है या पौधों में जो पाए जाने वाला जो अंडाणु होता है वो एक कोशिका के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो है जीवों में जो अनिषेचित अंडा होता है ना, जीवों के अनिषेचित अंडा, अनिषेचित अंडा है ना, अनिषेचित अंडा और पौधों के अंडाणु है ना, एक कोशिका के भांति व्यवहार करते हैं, कोशिका होते हैं, एक कोशिका की तरह होते हैं, है ना, या कोशिका की तरह व्यवहार करते हैं अंडाणु, कोशिका की तरह व्यवहार करते हैं, कोशिका होते हैं, अंडाणु कोशिका होते हैं। ठीक है, एक कोशिका होते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अंडाणु एक कोशिका होते हैं, एक कोशिका होते हैं। ये भी आप क्या कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं 9वीं क्लास में कि जो जीवों के जो क्या होते हैं, जो अनिषेचित जो अंडा है या पौधों में जो अंडाणु होते हैं वो एक क्या होते हैं, कोशिका होते हैं। उसके अलावा आपने जो है बीजों का अंकुरण भी आपने क्या किया है, पढ़ाई किया है। तो इस तरीक़ा से कुछ बातें जो है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। जैसे प्रत्येक जीव क्या होता है हमारा, कोशिका से बना होता है। कोई भी जो कोशिका, नया कोशिका जो बनता है वो पूर्ववर्ती कोशिका जो होता है, पुराने जो कोशिका होता है उससे बनता है। और कोई भी अनिषेचित अंडा जो होता है या पौधे के जो अंडाणु होते हैं वो किसके जैसा बिहेव करता है आपका, वो आपका जो है एक कोशिका के जैसा क्या करता है, आपका व्यवहार करता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी आता है कि यहाँ पर अगर मान लो कोई अंडा है जो आपका निषेचित नहीं है तो उस स्थिति में वो एक कोशिका के जैसा व्यवहार करता है। मान लो क्या करता है, अगर वो निषेचित हो जाता है तो वो फिर बहुकोशिका के जैसा व्यवहार करता होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट और दिया गया है ना। अनिषेचित जो अंडा होता है, अनिषेचित जो अंडा है आपका, अनिषेचित अंडा एक कोशिका की तरह व्यवहार करता है ना, एक कोशिका की तरह क्या करता है, हमारा व्यवहार करता है। तो निषेचित अंडा क्या बहुकोशिका की तरह व्यवहार करेगा, तो निषेचित अंडा तो यहाँ से लिख सकते हैं निषेचित अंडा है ना, बहुकोशिका की तरह व्यवहार करेगा या हम बोल सकते हैं कि जो अंकुरित जो क्या होता है, हमारा जो बीज होता है वो बहुकोशिका की तरह व्यवहार करेगा। अंकुरित जो बीज है हमारा, अंकुरित बीज बहुकोशिका की तरह व्यवहार करेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा क्या होता है, अंकुरित जो बीज होता है क्या वो बहुकोशिका की तरह व्यवहार करेगा, या जो निषेचित अंडा है वो हमारा बहुकोशिका की तरह व्यवहार करेगा। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो आपके इसमें दिया गया है, या आप 9वीं क्लास में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसको आपको ध्यान में क्या करना है, आपको रखना है, समझना है। ठीक है भाई, तो कुछ बातें हो गया, इन बातों को आपको क्या करना है, याद में रखना है। ये क्या है, जैविक क्रिया क्या है, प्रजनन क्या है, वृद्धि क्या है, परिवर्धन क्या है, ये सब चीज़ हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपको जान करके यह आश्चर्य होगा, क्या आश्चर्य होगा भाई, कि कोई भी अंडा जो है निषेचित होने के तुरंत बाद जो होता है वो उनमें विभाजन नहीं होता है, विभाजन कुछ समय बाद होता है। और जब तक
जो भी निषेचित अंडा है उसमें विभाजन नहीं होता है तब तक वो क्या करता है, एक कोशिका के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही उसमें विभाजन स्टार्ट हो जाता है वो आपका जो है फिर बहुकोशिका की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। लेकिन निषेचन के तुरंत बाद उसमें विभाजन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। निषेचन के तुरंत बाद उसमें विभाजन की प्रक्रिया नहीं होता है ना। विभाजन की प्रक्रिया में थोड़ा क्या लगता है, समय लगता है। और जब तक निषेचित अंडा में कोशिका विभाजन नहीं होता है तब तक वो हमारा एक कोशिका की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निषेचित अंडा में जब तक विभाजन नहीं होता है, जब तक विभाजन है ना नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है तब तक वह एक कोशिका की तरह व्यवहार करता है, कोशिका की तरह व्यवहार करता है। तो जब तक हमारा जो निषेचित अंडा है उसमें विभाजन ना हो तब तक वह एक कोशिका होता है। और जैसे ही विभाजन होता है फिर उसको हम लोग एक कोशिका नहीं कहते हैं, बहुकोशिका कहते हैं। और इनमें कुछ विभाजन आपका दिया गया है। जैसे मनुष्यों में जो विभाजन होता है निषेचित अंडा का वो लगभग 2.5 घंटा के बाद क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मनुष्य में जो भी क्या होता है, निषेचित अंडा में विभाजन जो होता है वो 2.5 घंटा के पश्चात क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो मनुष्य में निषेचित अंडा का जो क्या होता है हमारा विभाजन लगभग कितना हमारा 2.5 घंटा में क्या हो जाता है, आपका शुरू हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो मनुष्य होता है उसमें अगर हम बात करें तो उनमें जो आपका जो विभाजन होता है आपका निषेचित अंडा का वो 2.5 घंटा में शुरू हो जाता है। अगर हम पौधों में बात करें तो पौधों में लगभग जो है 24 घंटा से ऊपर 30 घंटा से ऊपर क्या हो जाता है, लग जाता है। पौधों में अगर हम बात करें तो पौधों में है ना, पौधों में अगर हम विभाजन की बात करें तो पौधों में विभाजन है ना, पौधों में विभाजन लगभग जो है आपका 30 घंटा जो है इसमें लग जाता है ना। 30 घंटा का समय के बाद शुरू होता है, घंटा के बाद क्या होता है, शुरू होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और भी कुछ हमारे क्या हैं, जीव हैं जिनमें 3 घंटा है ना, किसी में 4 घंटा के बाद क्या होता है हमारा निषेचन के बाद आपका जो भी कोशिका विभाजन है या उनमें जो विभाजन है वो क्या होता है, शुरू होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ बता सकते हैं। अब ये जो विभाजन होता है ना, या जो प्रजनन होता है उस प्रजनन के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। क्या जो है हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी क्या होता है हमारा जो बोल सकते हैं कि प्रजनन के लिए आपका जो है माता पिता का होना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो प्रजनन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें दिया है ना, प्रजनन से संबंधित कुछ बातें आपके बुक में दिया गया है, उसको हमको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो प्रजनन से संबंधित क्या दिए हमारे, बातें दिया गया है। और बातें क्या क्या है, पहला, क्या प्रजनन के लिए क्या होता है, नर और मादा का होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर लिखा है हमारा, क्या प्रजनन के लिए नर और मादा का होना आवश्यक होता है, आपको बोल रहा है। दूसरा, प्रजनन के बाद है ना, क्या जो संतान होता है हूबहू नर और मादा की तरह होता है। प्रजनन से उत्पन्न संतान हूबहू क्या माता पिता की तरह होता है। माता मतलब क्या होता है हमारा, मादा, और पिता
अर्थात नर की तरह होता है, की तरह होता है, की तरह होता है, की तरह होता है। थर्ड नंबर, प्रजनन क्या जैविक प्रक्रिया है? प्रजनन क्या जैविक प्रक्रिया है? क्या प्रजनन जैविक प्रक्रिया है? यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या प्रजनन जैविक प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है। प्रजनन क्या है? जैविक प्रक्रिया है। चौथा आप लिख सकते हैं कि प्रजनन के लिए वृद्धि और परिवर्धन आवश्यक होता है। तो लिखे यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रजनन के लिए वृद्धि और परिवर्धन आवश्यक होता है। तो ऐसे कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा जो भी हमारा क्या होता है, जो अनिषेचित अंडा होता है, उसके लिए जो प्रजनन है वो क्या होता है, हमारा आवश्यक होता है। तो इसको भी आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, अनिषेचित अंडा, अनिषेचित अंडा के लिए प्रजनन आवश्यक होता है। प्रजनन आवश्यक होता है। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो प्रजनन से संबंधित आपको क्या किया गया है, दिया गया है। ये सब आप शायद पहले पढ़ चुके हैं। क्या प्रजनन के लिए नर और मादा का होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको जानना है। ये क्वेश्चन आपको कर रहा है, क्या प्रजनन से जो संतान उत्पन्न होता है वो हूबहू माता और पिता की तरह होते हैं, है ना। प्रजनन क्या जैविक प्रक्रिया है। प्रजनन के लिए वृद्धि और परिवर्धन आवश्यक होता है। अनिषेचित अंडा के लिए प्रजनन आवश्यक होता है। तो ऐसे कुछ बातें हैं जो बातें इसमें दिया गया है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो प्रजनन के लिए नर और मादा जो है सभी जगह आवश्यक नहीं होता है। अगर लैंगिक प्रजनन है तो नर और मादा जो है आपके लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। वो बहुत क्या होता है, आपका जरूरी होता है, ठीक है। और अगर अलैंगिक प्रजनन है तो उस स्थिति में नर और मादा का होना एकदम जो है जरूरी नहीं होता है ना। उसके अलावा प्रजनन से उत्पन्न संतान हूबहू होता है। यस, जो भी संतान उत्पन्न होता है वो क्या होता है, आपका हूबहू होता है। और प्रजनन एक क्या होता है, जैविक प्रक्रिया है, और इसके लिए वृद्धि और परिवर्धन दोनों क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। और प्रजनन से ही आपका जो अनिषेचित अंडा है वो निषेचित होता है। तो ऐसे कुछ बातें हैं जो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसके अलावा जैविक प्रक्रिया क्या है, मैं आपको बता चुका क्या क्या होता है जैविक प्रक्रिया, किसे जैविक प्रक्रिया कहते हैं, क्या वृद्धि है, क्या प्रजनन है, वो हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमारा शरीर किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। कुछ एक कोश के होते हैं, कुछ बहुकोश के होते हैं। और कोई भी जो कोशिका बनता है वो पूर्ववर्ती जो कोशिका होते हैं उनके विभाजन से बनता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, कुछ बातें यहाँ से जान सकते हैं। अब हम चलते हैं मनुष्यों में प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन, ठीक है। तो मनुष्यों में प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन हम अलग अलग क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। वृद्धि अलग पढ़ेंगे, परिवर्धन अलग पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे हम दोनों कर चुके हैं। आपको पता है कि मनुष्यों में जो नर और मादा होता है वो उसमें स्पष्ट क्या होता है, विभाजन होता है। तो अगर हम मनुष्य में बात करें, है ना, तो मनुष्य में नर और मादा जो होता है उसमें स्पष्ट क्या होता है, हमारा अंतर क्या होता है, पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उसमें अंतर होता है, ठीक है। हम देख सकते हैं मनुष्य में बता सकते हैं कि कौन नर होता है और कौन क्या होता है, आपका मादा होता है। तो उसमें स्पष्ट क्या होता है, आपका अंतर दिखाई देता है। बाकी जीव में हमको देखने से नहीं पता चलता है कि कौन नर है कौन मादा है ना। कुछ जो है जीव, जैसे और भी जीव हैं जिनको देख करके हम स्पष्ट क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन नर है, मादा है, गाय है, भैंस है। और कुछ जीव हैं जिनको देख करके बताया जा सकता है कि कौन नर है और कौन मादा है। वैसे ही मनुष्य को देख कर बताया जा सकता है कि कौन नर है और क्या मादा है। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनको देख करके नहीं बताया जा सकता कि कौन नर होता है, कौन क्या होता है, आपका मादा होता है। तो इससे रिलेटेड हमको चीज़ हम आगे क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 करके क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसमें फिलहाल इतना ही। वृद्धि परिवर्धन क्या होता है हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हमको जानना है यहाँ पर प्रजनन।
ठीक है। प्रजनन की अगर हम बात करें तो प्रजनन क्या होता है, पहले तो हम लोग देख चुके हैं इसको, फिर नर और क्या करेंगे हम लोग, मादा की उसमें भूमिका देखेंगे। तो जो निषेचन की प्रक्रिया है या निषेचन की प्रक्रिया से लेकर के जीवों का जो क्या होता है, हमारा जो शरीर का जो संगठन है, उनका जो विकास है, उन तक जो है आपका नर और मादा का जो बोल सकते हैं भूमिका प्रॉपर क्या होता है आपका बना रहता है। मतलब निषेचन की प्रक्रिया से लेकर के जीव शरीर के संगठन निर्माण तक क्या होता है, नर और जो मादा की क्या होती है भूमिका, उनमें क्या होती है पाई जाती है। और जब आपका निषेचन में है या प्रजनन में नर और मादा दोनों भाग लेती हैं, तो वो जो प्रक्रिया है वो आपका लैंगिक प्रजनन के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। मतलब लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होती हैं जिसमें नर और मादा दोनों क्या करती हैं, भाग लेती हैं, तो वो आपकी लैंगिक प्रजनन कहलाती हैं, लैंगिक प्रजनन के नाम से जानी जाती हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ यहाँ से क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है कि निषेचन से लेकर, निषेचन आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे निषेचन क्या है। तो निषेचन से लेकर यहाँ पर लिख सकते हैं, निषेचन से लेकर जीवों के है ना संगठन। तो निषेचन से लेकर जीव शरीर के विकास या बोल सकते हैं जीव शरीर के संगठन तक है ना, संगठन तक नर और मादा की भूमिका है ना होती है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्वेश्चन नहीं करता है बट यहाँ पर दिया गया है, हम क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो निषेचन होता है जो कि आपका प्रजनन की प्रारंभिक स्टेज होता है, वहाँ से लेकर के जीव शरीर के एक संगठन तक नर और क्या होती है हमारी जो मादा होती है, उनकी भूमिका क्या होती है, पाई जाती है, उनमें भूमिका होती है। और जब जो है प्रजनन में आपका जो है नर और मादा जब क्या करती है, भाग लेती है, तो वह प्रजनन क्या कहलाती है, लैंगिक प्रजनन कहलाती है। तो लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होती हैं जिसमें नर और मादा दोनों को दोनों क्या करती हैं, भाग लेती हैं। तो लिख सकते हैं कि वह प्रजनन लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन है जिसमें वह प्रजनन है लैंगिक प्रजनन, वह प्रजनन है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेती हैं है ना, लैंगिक प्रजनन कहलाती हैं, लैंगिक प्रजनन कहलाती हैं, लैंगिक प्रजनन कहलाती हैं। तो इस तरीक़ा से लैंगिक जो प्रजनन है उसको क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती हैं। लैंगिक प्रजनन क्या होती है भाई, तो लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होती हैं जिसमें नर भी भाग लेती हैं और मादा भी क्या करती हैं, भाग लेती हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी लैंगिक प्रजनन कहलाती हैं। ठीक है। तो इस तरीक़े से लैंगिक प्रजनन को क्या की जा सकती है, बताई जा सकती हैं। यहाँ पर प्रजनन से रिलेटेड कुछ बातें पुनः दी गई है ना, प्रजनन से है ना, प्रजनन से संबंधित बातें यहाँ पर दी गई है और कौन कौन से बातें हैं उसको देखेंगे। तो प्रजनन से संबंधित बातें में पहला यहाँ पर दिया गया है, क्या प्रजनन के लिए जो भी हमारा प्रजनन के लिए या प्रजनन के लिए जो कोशिका होती है, उस कोशिका में पहले से कोई नर बोल सकते हैं आपका एक पुरुष क्या होती है, आपको उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या प्रजनन के लिए आवश्यक कोशिका में पहले से कोई है ना, बोल सकते हैं पुरुष है ना, कोशिका पाई जाती है, में पहले से कोई पुरुष कोशिका पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है
ये आपको दिया है। या दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जीवों में जो भी क्या होता है, जो गुण होता है वो नर से ही जाती हैं, बाकी जो एक्टिविटी है, बाकी क्रियाविधि मादा से जाती हैं। तो है ना, संतान में गुण नर, है ना, अर्थात यहाँ पर बोल सकते हैं नर के द्वारा ही जाती हैं। संतान में गुण नर के द्वारा ही स्थानांतरित होती हैं, स्थानांतरित होती हैं, स्थानांतरित होती हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं स्थानांतरित होती हैं। मादा के द्वारा केवल क्रिया विधि होती है, मादा के द्वारा केवल बोल सकते हैं प्रजनन में भाग लेती हैं। केवल कार्य विधि होती है, बोल सकते हैं कार्य विधि होती हैं। तो कुछ चीज़ हैं जो यहाँ पर क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है कि क्या प्रजनन के लिए आवश्यक जो भी कोशिका होती है उसमें पहले से कोई पुरुष कोशिका पाई जाती है, या संतान के गुण जो होती है नर से ही उत्पन्न होती हैं, मादा से उत्पन्न नहीं होती हैं। तो कुछ बातें हैं जो यहाँ से क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। अब यहाँ पर कुछ बातें दिया गया है कि लगभग अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें, कौन सा 17वीं शताब्दी की बात करें, शताब्दी की अगर हम बात करें तो 17वीं जो शताब्दी था उस शताब्दी में एक अंडा को ही एक क्या माना जाता था, सेल माना जाता था, एक जीव क्या किया जाता था, माना जाता था। तो यहाँ पर एक अंडा को ही क्या मानते थे हम लोग, जो है जीव मानते थे, बोल सकते हैं। तो 17वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो 17वीं शताब्दी में जो अंडा था उनको ही संपूर्ण जीव का स्रोत मानते थे। 17वीं शताब्दी में एक जो अंडा था, अंडा को, है ना, जीवों का एक क्या मानते थे, स्रोत मानते थे, जीवों का स्रोत मानते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई विशेष कोई उपकरण नहीं था, इस वजह से एक अंडा को ही जीवों का स्रोत मानते थे, यही से जीवन की उत्पत्ति होते, ऐसे क्या करते थे, मानते थे। जैसे जैसे क्या हुआ, आपका समय के साथ सूक्ष्मदर्शी की खोज होता गया, फिर तरह तरह के से हमको जानकारी क्या होते लगा, उपलब्ध होने लगा। उस स्थिति में फिर जो है ये पता चला कि प्रजनन के लिए जो भी आवश्यक जो हमारा कोशिका होता है उसमें पहले से कोई ऐसा पुरुष कोशिका उपलब्ध नहीं होता है, और फिर जो है आपका उनको नकार दिया गया। फिर और भी वहाँ पर खोज किया गया, और सबसे पहले जो हमारा क्या था, जो कोशिका था, उस कोशिका के बारे में जो है एक कोशिका सिद्धांत दिया गया। ये जो कोशिका सिद्धांत था उसको सिल्डेन, स्वान, ऐसे कुछ साइंटिस्ट है, इनके द्वारा दिया गया। फिर कोशिका संबंधी सिद्धांत बोल सकते हैं, कोशिका सिद्धांत या कोशिका से रिलेटेड सिद्धांत किसके द्वारा, स्लीडेन हो गया, स्वान हो गया, इनके द्वारा क्या किया गया, कोशिका सिद्धांत दिया गया। और फिर उनके द्वारा ये बताया गया कि चाहे वो नर हो चाहे क्या हो, आपका मादा हो, दोनों की जो कोशिका होता है वो एक जैसा ही होता है, और वो जो कोशिका होते हैं वही आपस में क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, और संयोजन करके क्या करते हैं, आपका जो है एक बोल सकते हैं कुछ भी गुणों के वाहक के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो ये कौन बताया, हमारा स्लीडेन और स्वान ने बताया। साथ ही साथ ये बताया कि जो हमारा जो बोल सकते हैं नर, जो हमारा क्या होता है, कोशिका जो होता है, नर कोशिका जो होता है वो एक पूंछ वाली छोटी बोल सकते हैं छोटा संरचना वाला, छोटा केंद्रक वाला और कम खाद्य पदार्थ वाला क्या होती है, आपका एक कोशिका होती है। जबकि जो मादा कोशिका होती है, ये मादा कोशिका क्या होती है, बड़ी होती है और अधिक खाद्य संसाधन वाला होती है, बड़ी केंद्रक वाली होती है। और उन दोनों के मिलने से ही आपका एक क्या होती है, कोशिका का निर्माण होती है, और वो कोशिका फिर कोई भी गुणों को आगे क्या करती है, स्थानांतरित करती है। तो इस तरीक़ा से इसमें क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है कि अध्ययन के अनुसार बोल सकते हैं कि नर जनन जो कोशिका होती है, नर जनन कोशिका होती है, या नर कोशिका जो होती है, नर जनन कोशिका होती है। यहाँ पर लिख सकते हैं नर जनन कोशिका जो होती है, नर जनन
कोशिका की अगर हम बात करें, कोशिका ये क्या होती है हमारी पूंछ वाली, है ना, पूंछ वाली छोटी संरचना युक्त छोटे केंद्रक तथा कम खाद्य संसाधन वाली होती है, जबकि मादा जनन कोशिका बड़ी केंद्रक वाली अधिक खाद्य संसाधन युक्त होती हैं। तो यहाँ से क्या की जा सकती हैं, ये बताई जा सकती हैं कि जो नर जनन कोशिका होती है ना, ये कोशिका क्या होती है, पूंछ वाला होती हैं, छोटी संरचना होती हैं, केंद्रक छोटी होती हैं, कम खाद्य संसाधन वाली होती हैं, जबकि जो मादा जनन कोशिका होती हैं वो बड़ी संरचना वाली, केंद्रक वाली और क्या होती है, बड़ी या अधिक खाद्य संसाधन वाली होती हैं। और यही आपस में क्या करती हैं, संयोजन करती हैं और कई गुणों को क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित करती हैं। और ये जो गुण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण होती है, वो कोशिका में जो केंद्रक होती है, इस केंद्रक पर कुछ विशिष्ट पदार्थ के कारण क्या होती है, जो भी हमारी जो आपका गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी क्या होती है, स्थानांतरित होती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी क्या बोल सकते हैं, नर जनन कोशिका और जो मादा जनन कोशिका जो होती हैं, वो कोशिका आपकी क्या कहलाती है, युग्मक कहलाती हैं। और जब दोनों आपस में क्या कर लेती हैं, संयुग्मन कर लेती हैं, संयोग कर लेती हैं, तो युग्मनज के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नर और नर जनन कोशिका, नर जनन और मादा जनन कोशिका, मादा जनन कोशिका, नर जनन कोशिका और क्या होती है हमारा, मादा जनन कोशिका युग्मक कहलाती हैं। तो यहाँ पर क्या होती है हमारी, जो नर जनन कोशिका होता है या मादा जनन जो कोशिका होता है, वो क्या कहलाती है, युग्मक कहलाती हैं। युग्मक के गैमेट्स बोलते हैं, है ना, गैमेट्स कहा जाता है, गैमेट्स कहलाती हैं। और कोशिका के संयोजन को, है ना, तथा दोनों कोशिका के संयोजन को क्या कही जाती है, हमारा युग्मनज बोल सकते हैं, युग्मनज, जायगोट बोलते हैं, ठीक है, जायगोट कही जाती है, युग्मनज कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, युग्मनज को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जब नर और मादा कोशिका क्या कर लेता है, आपका संयोग कर लेता है, तो उसको युग्मनज कहते हैं। और अगर हम नर कोशिका की बात करें या मादा कोशिका की बात करें, तो उसको गैमीट्स या क्या कहते हैं, युग्मक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और दोनों जब आपस में संयोग करते हैं तो युग्मनज बनाते हैं, और कोई भी जो गुण हैं फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। और ये गुणों का जो चलन होता है वो कोशिका में पाए जाने वाले जो केंद्रक में विशेष प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं, इनमें ये गुण पाए जाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ से इतने सारे चीज़ बता सकते हैं। और अलैंगिक जनन क्या होते हैं भाई, तो अलैंगिक जनन ऐसे जनन होते हैं जिसमें माता और पिता या नर और मादा का जो है वहाँ पर भाग लेना कोई आवश्यक नहीं होता है। तो यहाँ से अलैंगिक जनन को भी क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन, है ना, वे प्रजनन होता है, वह प्रजनन होता है जिसमें नर और
और मादा का भाग लेना है ना कोई आवश्यक नहीं होता है, भाग लेना कोई आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, मतलब दोनों में से कोई एक भी भाग लेगा तो क्या हो जाता है, वहाँ से आपका काम चल जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जो है प्रजनन या जनन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। जो छोटे जीव हैं, जीवाणु विषाणु है ना, उनमें अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें, केंचुआ हो गया, छिपकली हो गया है ना, कछुआ हो गया, मनुष्य हो गया, ऐसे बहुत सारे जीव हैं, घड़ियाल हो गया, घोंघा हो गया, सीप हो गया, ये सब में क्या होते हैं, लैंगिक प्रजनन पाए जाते हैं, जिनमें नर और जो मादा होता है उनका भाग लेना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इस तरीक़ा से कुछ कुछ पॉइंट हैं जो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, युग्मक किसे कहते हैं, तो नर कोशिका होता है और मादा कोशिका जो होता है उसको युग्मक कहते हैं। और जब दोनों आपस में मिल जाता है तो उसको युग्मनज बोलते हैं, है ना, गैम उसको जायगोट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, बता सकते हैं भाई, ठीक है। तो इतना काफ़ी है इसमें। आगे है हमारा मनुष्य में वृद्धि और परिवर्धन की बात करें तो इसमें बहुत सारा थ्योरी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। थ्योरी को आपको समझना है, अलग से उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मनुष्य में वृद्धि क्या होता है भाई, तो मैं आपको वृद्धि पहले समझा चुका हूँ कि समय के साथ जो होता है हमारा, वो जीवों के शरीर में जब क्या होता है, हमारा परिवर्तन होता है, वही आपका क्या कहलाता है, आपका वृद्धि कहलाता है, वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि के लिए आप जो है ये देखे होंगे कि आसपास आपने जो है बहुत सारे चीज़ देखे होंगे, कोई जीव को आप उत्पन्न होते देखे होंगे, साथ में बढ़ते हुए भी देखे होंगे। जैसे आसपास में क्या होता है, कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग से वो बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है, पहले वो छोटा होता है, समय के साथ क्या होते जाता है, वो उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, और इस प्रकार से उनमें विकास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही रियल में क्या होता है, आपका वृद्धि होता है। और इसके तुलना के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को ले सकते हैं, और एक जो छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, और ले करके फिर हमें और उनमें क्या जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तन को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पर देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, परिवर्तन देखने के लिए यहाँ पर आप बता सकते हैं, आप किसको ले लो, वो जो हमारा छोटा जो बच्चा है उसको ले लो, बच्चे को, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, आप मतलब हम लोग जो होते हैं उसको ले लेते हैं, और दोनों में क्या जो परिवर्तन हैं उनको हम देखते हैं। जैसे उसका हथेली की बात करें बच्चे का, ठीक है, बच्चे की हथेली की अगर हम बात करें और अपने हथेली की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो हथेली है वो आपका क्या होता है, बड़ा होता है, और बच्चे का जो हथेली होता है वो क्या होता है, आपका छोटा होता है। ये आप क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, बता सकते हैं। अगर हम जो है लंबाई की बात करें, हमारे पूरे बॉडी की लंबाई की बात करें और हमारी लंबाई की बात करें, तो हमारा लंबाई और जो बच्चे का जो लंबाई होता है, दोनों में अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी क्या होता है, आपको फ़र्क देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप क्रियाकलाप कर सकते हैं, और कोई नापने का चीज़ लेकर के छोटे बच्चे का जो हाथ है, हथेली है, या हाथ का साइज है, बॉडी का जो हमारा आकार है, उनको आप क्या कर सकते हैं, उस जो मीजोमीटर के लिए जो भी आप क्या किए हैं, संसाधन लिए हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं, उसको आपका मापन कर सकते हैं, और अपने और उनमें जो भी परिवर्तन है वो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपकी जो बुक में जो कॉलम दिया गया है उस कॉलम को आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। किसको किसको, एक आपका जो हमारा क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उसकी अगर हम बात करें, और उसके बाद जो आप हैं, है ना, उसकी अगर हम बात करें, तो दोनों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे L1 दिया है हमारा, फिर H1 दिया है, इसी प्रकार आपका L2 और H2 दिया गया है। ये हम सब क्या कर सकते हैं, वहाँ से भर सकते हैं। बट इसके लिए आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा भाई, ठीक है, अपने को और बच्चे को, उनमें क्या परिवर्तन होता है। और इसी से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलता है, कौन सा भाग हमारा बढ़ रहा है, कौन सा भाग में छोटे हैं। तो इस तरीक़े से हम मेजरमेंट क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यही रियल में क्या होता है, आपका वृद्धि होता है, इसी को हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर समय के साथ जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को देखने के लिए यहाँ पर ग्राफ भी दिया गया है, उस ग्राफ का भी अवलोकन आप कर सकते हैं। वही सब पूछता उछता नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है हमारा, ये तो वर्ष दिया गया है हमारा, ये क्या दिया है हमारा, वर्ष दिया गया है। और यहाँ पर किलोग्राम में आपका जो भी जो परिवर्तन है किलोग्राम में, ये आपका दिया गया है। यहाँ पर जो भी मान आपका दिया गया है 10, 20, 30, 40 जो भी आप लिख सकते हैं, 10, 20, 30 जो भी, 40 है, 50 है, 60 है,
70 है, 80 है, 90 है ना। इधर भी आपका कर सकते हैं हमारा 5, 10, 15 है ना, 20, जो भी आपका दिया है 25, 30, 35, इस प्रकार से बहुत सारा दिया गया है। और एक यहाँ पर क्या किया गया है भी, ग्राफ बनाया गया है और उस ग्राफ के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। ये इस प्रकार से ये क्या दिया है, हमारा ग्राफ आपका दिया गया है जो क्रमशः क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ का अवलोकन करके बता सकते हैं कि किस एज में हमारा वृद्धि ज़्यादा होता है या किस में आपका वृद्धि कम होता है। तो आप ग्राफ को भी देख करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसमें कोई विशेष कुछ दिया नहीं गया है और इसमें ज़्यादा नहीं बताया गया है। और वृद्धि के बाद परिवर्धन क्या होता है वो हम देख चुके हैं कि एक वृद्धि जो होता है यदि एक निश्चित अनुपात में हो तो वही आपका क्या कहलाता है, परिवर्धन कहलाता है या परिवर्धन के नाम से जानते हैं। और ये सभी जीवों में क्या होता है, पाया जाता है। यदि अगर हम जो गर्भ में पल रहे बच्चों की अगर हम बात करें तो उनमें भी क्या होता है, जो भी वृद्धि या परिवर्धन होता है वो एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे एक 3 माह का जो बच्चा होता है, 3 माह का बच्चा मतलब जो पेट में पल रहा है, 3 माह का जो बच्चा है, वो जो बच्चा है अगर पेट में पलता रहता है तो उनका जो धड़ वाला हिस्सा होता है वहाँ पर थोड़ा सा वृद्धि ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ जो होता है क्रम में चलता है। तो इस तरीक़ा से जो भी वृद्धि है या परिवर्धन है उसको बता सकते हैं। तो इसमें केवल परिवर्धन आपको एक बनता है क्वेश्चन, परिवर्धन क्या होता है। तो वृद्धि अगर एक निश्चित अनुपात में हो, जीवों में यदि वृद्धि क्या हो, एक निश्चित अनुपात में हो, वही आपका क्या कहलाता है, परिवर्धन कहलाता है। और समय के साथ जीवों के शरीर में होने वाला जो विकास है, परिवर्तन है, वो आपका क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। तो इस तरीक़ा से परिवर्धन और जो क्या होता है हमारा वृद्धि है उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिकली है, आप घर में क्या कर सकते हैं, उसको आपके घर में अगर आसपास में कोई बच्चा है और अपने आप को आप मेजर करके जो भी आपके कॉलम दिया गया है उसको आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से बहुत सारे चीज़ जो है वो यहाँ से क्या किया जा सकता है, आपका बताया जा सकता है। तो ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही करते हैं। आने वाला क्लास में फिर हम लोग जो है आगे का जो टॉपिक है वो करने वाले हैं भाई।